गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज का बच्चों जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा 12th का चैप्टर है जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों इंपॉर्टेंट होता है, इसके दो मेजर कारण हैं। एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जेई मेंस और आपके जेई एडवांस में हर साल अच्छे खासे सवाल पूछे जाते हैं, इसका वेटेज काफी ज्यादा है। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट इसलिए इसका इंपॉर्टेंस क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट जो है वो ग्रेविटेशन और आपके मैग्नेटिक्स में भी काफी ज्यादा काम में आते हैं। ठीक है, तो इस इन दो कारणों की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पड़ जाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक बार हेडिंग डालेंगे, ठीक है, और समझते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। इसको नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मतलब चार्जेस और स्टैटिक मतलब कोई चीज अगर स्टैटिक है तो उसका क्या मतलब होता है, रेस्ट। ठीक है, तो हम किस चीज को पढ़ेंगे, चार्जेस एट रेस्ट के केस को पढ़ेंगे। मतलब कि हमारा चार्ज कोई होगा, उसके पास मोशन नहीं होगा अभी। ठीक है, वो क्या होगा, एट रेस्ट होगा, तो हम उस केस को एनालाइज करेंगे। तो आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी आ सकता है कि सर ठीक है, अगर चार्ज रेस्ट पे है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, फोर्सेस की बात करेंगे उसमें। ठीक है, लेकिन अगर क्यूरियोसिटी है कि सर नहीं, अगर मान लेते हैं हम चार्ज को मूव करा देते हैं तो सर क्या होगा, तो उस केस में देखते हैं। ये तो हमारा केस है कि मान लेते हैं एक ये इलेक्ट्रॉन है, कोई भी चार्ज है, उसका वेलोसिटी जीरो है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा अपने आसपास। अभी हम देखेंगे कि किस तरीके का फील्ड होता है। ठीक है, अभी बस ओवरव्यू ले रहे हैं। मान लेते हैं अगर ये इलेक्ट्रॉन है और इसका स्पीड कोई कांस्टेंट वेलोसिटी है, इसके पास कोई कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट करेगा ही, उसके पास वो अपने सराउंडिंग्स में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, उसके साथ साथ एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। इसके ऊपर पूरा आपका 3 चैप्टर है जो आप 12th में अभी इसको डिटेल्स में पढ़िएगा। ठीक है, उसके बाद आता है कि अगर मान लेते हैं अगर हमारा इलेक्ट्रॉन है और उसके पास जो नॉ वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, मतलब उसके पास एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, क्या हुआ, अब ये एक्सेलरेटेड मोशन काम कर रहा है, इसके पास कुछ एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो वो क्या करता है इस केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा प्लस मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ये साथ में क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करता है। क्या करता है, अपने आसपास कुछ एनर्जीज भी रेडिएट करते हैं। ठीक है, उसके लिए आपके और डेप्थ में टॉपिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप पढ़ते हैं 12th में ही। ठीक है, तो ये आपका मेजर पोर्शन कवर करता है पूरे 12th का, जिसमें आज हम जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम सबसे पहले चीज हम चार्जेस, जो भी बेसिक क्वांटिटी है, चार्जेस के बारे में समझते हैं। ठीक है, चार्ज आप लोग सबको फेमिलियर होंगे इस चीज से, हमारे जैसे रूम में वायर है उसके थ्रू चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। तो चार्जेस के बारे में आपने जूनियर क्लासेस में काफी कुछ पढ़ा हुआ है। तो चार्ज का एक बार डेफिनेशन लिखेंगे सबको। चार्ज इज द property associated with matter and it produces and experiences electrical and magnetic effects। तो चार्ज एक तरीके का, जिस तरीके मास होता है, मास के बारे में आप लोग 11th क्लास में काफी डेप्थ में पढ़ते हैं कि तो ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है मास, कि हर बॉडी का अलग अलग मास होता है। उसी तरीके से चार्ज भी एक मटेरियल या बॉडी बोल ले, उसका एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, जिस वजह से वो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स फील करता है और प्रोड्यूस भी करता है। कैसा फील्ड होता है, मान लीजिए अभी हम इलेक्ट्रॉन्स का, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आप आगे पढ़िएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई चार्ज है, तो ये अपने चारों तरफ 3D डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। अब इसका डायरेक्शन ऐसा ही क्यों है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। या फिर अगर निगेटिव हुआ तो मतलब ये अगर मान लेते हैं अगर ये चार्ज है, इसको हम चार्ज इमेजिन करें, तो ये अपने चारों तरफ सारे डायरेक्शन में 3D डायरेक्शन में एक फील्ड ये फील करता है। ठीक है, रेडिएट करता है और ये प्रोड्यूस भी करता है। ठीक है, अगर उसके बाद हम बात करें चार्ज के एसआई यूनिट के बारे में, तो आप लोग सबको जानते हैं, इसको कूलम बोलते हैं। कूलम है उसका एसआई यूनिट, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला का बात करें तो डायमेंशनल फॉर्मूला आई इक्वल टू क्या होता है, करंट इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो यहां से हमारे पास चार्ज का क्या यूनिट आ जाता है, आई इंटू टी, तो मतलब एम्पियर इंटू टाइम। ठीक है, या इसको आई टी भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला आता है।
कहाँ से आता है ये भी हमने देख लिया। करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो वहां से हमारा चार्ज क्या आ जाएगा, आई इंटू टी, मतलब कि आई फंडामेंटल यहाँ पर क्वांटिटी एम्पियर होता है, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। अब टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में बात करें तो दो टाइप के मेजरली चार्जेस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है निगेटिव चार्ज। कैसा, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। अब बेसिकली बात करें तो पॉजिटिव चार्ज जैसा कोई चीज होता नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि अगर मान लेते हैं कोई बॉडी है, ठीक है, अगर इस पे मान लेते हैं दो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, और एक पॉजिटिव चार्ज है, तो अब इस बॉडी को क्या बोलेंगे कि ये नेट क्या है, निगेटिवली चार्ज है, ठीक है। तो कहीं पे भी अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको क्या बोलेंगे हम, निगेटिवली चार्ज बॉडी। जैसे कि ये निगेटिवली चार्ज बॉडी। और पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, उसी डेफिशिएंसी को मान लेते हैं, अगर कहीं पे दो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, और वो दो इलेक्ट्रॉन्स वो छोड़ के उस बॉडी को छोड़कर मान लेते हैं कहीं चले गए, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब मेजर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, ये होता है, इसको बोलते हैं डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब चार्ज, चार्ज का वैल्यू क्या होता है, चार्ज का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम प्लस माइनस। अगर पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या फिर वो निगेटिव चार्ज हो सकता है, ठीक है। ये बेसिक सी चीजें हैं चार्ज के बारे में, ठीक है। अब देखते हैं चार्जेस के कुछ प्रॉपर्टीज जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए इस चैप्टर में, जिसका यूजेस आएंगे, ठीक है। सबसे पहला बेसिक प्रॉपर्टी कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है। अगर हमारे पास कोई बॉडी है जिसमें -2 कूलम चार्ज है मान लेते हैं, +3 कूलम चार्ज है और 1 कूलम चार्ज है मान लेते हैं, ठीक है, ये +1 कूलम चार्ज है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि इसमें नेट चार्ज कितना है तो हमें वो कैसे बताएंगे, कुछ नहीं, उसको एल्जेब्रिकली ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारा Q नेट, हमारे पास +3 +1 -2 दैट इज +2 कूलम, ठीक है। तो कैसे हम एलजेब्रा एडिशन जैसे करते हैं +1 +2, उसी तरीके से नॉर्मल एडिशन हमारे चार्जेस का होता है, ये कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। अब फोर्स जो लगता है, कोई भी दो चार्जेस है उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, ठीक है। अब उस चार्जेस, अब उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ रखा है, ठीक है, कि अगर लाइक चार्जेस क्या होता है, रिपेल करते हैं एक दूसरे को, ये निगेटिव है, ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, ये एक दूसरे से हमेशा दूर जाना चाहेगा, ठीक है। वैसे पॉजिटिव पॉजिटिव है तब भी सेम केस होगा, लेकिन अगर अपोजिट चार्जेस है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये हमेशा एक दूसरे की तरफ जाने का टेंडेंसी रखेंगे, मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस लगता है। तो यहाँ से हमें फोर्सेस का डायरेक्शन समझ में आता है, जिसका यूजेस हम अभी इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा देखेंगे आगे, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। चार्ज जो होता है हमेशा एक डिस्क्रीट फॉर्म में आता है, ठीक है। चार्ज कभी हम ये नहीं बोलेंगे कि सर आप हमको 1.5 कूलम चार्ज दे दीजिए, 2.5 कूलम चार्ज दे दीजिए, 2.5 3.5, इस तरीके की बातें नहीं करेंगे। हम हमेशा किस तरीके के फॉर्म में बात करेंगे, Q इज इक्वल टू एनी, मतलब हमेशा एक इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में, हमेशा किस फॉर्म में बात करेंगे हम, इंटीग्रल मल्टीपल प्लस माइनस एनी, वेयर n इज 0 1 2, इस तरीके से आपका होल नंबर हो, ठीक है। मतलब कि हम जब भी चार्ज का बात करेंगे तो 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम इस तरीके से बात करेंगे, ना कि हम एक इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n। तो n जब भी यहाँ पर 1 रखोगे तो 0 कूलम 1 कूलम -1 कूलम भी हो सकता है, प्लस माइनस ये रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से चार्ज एक इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ठीक है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चार्जेस आर कंजर्व, मतलब कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में आप जानते हैं, अगर आप अपना कोई इमेजिनरी बाउंड्री बनाते हैं तो उसमें हम ये मानकर चलेंगे कोई चार्ज बाहर से नहीं आ रहा और कोई चार्ज अंदर से बाहर नहीं जा रहा। तो एक सिस्टम में, आइसोलेटेड सिस्टम में हमेशा चार्ज कंजर्व रहेगा, चार्ज को आप कभी क्रिएट नहीं कर सकते या चार्ज को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ठीक है। चार्ज हमेशा एक सिस्टम पे कंजर्व रहता है, ठीक है। इसका तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर अगर चार्ज कंजर्व तो आप ये बोलना चाहते हो कि हम कभी चार्ज किसी बॉडी पर ला ही नहीं सकते, क्योंकि हम क्रिएट तो कर नहीं सकते हैं। तो इसके लिए हम समझते हैं चार्ज एक्चुअली शेयरिंग होता है, ठीक है। चार्ज हमेशा शेयरिंग के कॉन्सेप्ट पे चलता है। तो शेयरिंग के कुछ मेथड्स अब जिसकी वजह से हम देखते हैं, मान लीजिए आपको कोई बॉडी को चार्ज करना है तो आप उस पर क्रिएट तो नहीं कर सकते पर आप उस पर शेयर जरूर कर सकते हैं, ठीक है। तो शेयरिंग का सबसे पहला मेथड है चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, ठीक है। इसका फील आप लोग बचपन में आओगे, जैसे आप सबने बचपन में वो एक्सपेरिमेंट करा होगा स्कूल में कि आपने स्केल को रगड़ा होगा अपने सर पे, उसको फिर क्या करता है स्केल,
अट्रैक्ट करता है हल्के हल्के चीजों को, जैसे मान लेते हैं कोई पेपर है, छोटा सा पेपर पीसेस है, उन सब चीजों को अट्रैक्ट करता है। तो वो क्या होता है कि स्केल हमारा चार्ज हो जाता है, ठीक है। मान लेते हैं ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी ए है, ठीक है, ये कोई बॉडी बी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहला में कि इन दोनों को पहले कांटेक्ट में सामने लाएं, उसके बाद इन लोग का होगा, इनको रब करेंगे, ठीक है, इन दोनों को एक दूसरे के साथ रब करेंगे। तो होगा क्या, एक दूसरे के साथ जब रब करेंगे तो क्या होगा, हीट जनरेट होगा दोनों बॉडी में, ठीक है। और हीट जनरेट होगा तो उससे क्या होगा कि आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, आपने पढ़ा होगा कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम में लूजली पैक्ड होते हैं। तो क्या करेंगे, दोनों अपना इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स जब रिलीज करेंगे तो एक हो जाता है नेगेटिव चार्ज, एक हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। अब ये होता क्यों है, आपने एक टर्म पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो जिस भी बॉडी का, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, तो जिस भी बॉडी का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब होता है कि चार्ज को अपनी तरफ खींचने का टेंडेंसी ज्यादा होगा, वो क्या करता है कि जो बाहर इलेक्ट्रॉन्स निकला है हीट जनरेट होने की वजह से, वो क्या करता है एक अपने तरफ खींच लेगा, जिसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होगा, तो मतलब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ए का यहाँ पे ज्यादा है, तो अपने पास इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया। इलेक्ट्रॉन्स खींचने का मतलब क्या हुआ कि वहां पे निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, और जहां से इलेक्ट्रॉन्स गए उसको क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उस वजह से क्या हुआ, वहां पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होता है कि जब रब करते हैं, इट रिक्वायर्स रबिंग ऑफ टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के बीच में रबिंग जरूरी है, जिसकी वजह से हीट जनरेट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, ट्रांसफर होते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, जैसा हम देख सकते हैं यहाँ पर दोनों में चार्ज इंड्यूस हो गया, ठीक है। इट कैन चार्ज, ये इंडक्टर्स हो या कंडक्टर्स हो, दोनों केसेस के लिए एप्लीकेबल है। आप रबिंग करोगे तो दोनों में चार्ज इंड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा पहला मेथड, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन मेथड अब इंटरेस्टिंग है। मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ एक रबर रॉड है जो कि निगेटिवली चार्ज है, और ये न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, न्यूट्रल बॉडी है। तो अब होगा क्या, जैसे ही इसमें हम इसको कांटेक्ट में लाएंगे तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए, यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होगा, ठीक है। इसको जब कांटेक्ट में लाते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, ठीक है। अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ट्रांसफर होगा, और यहाँ पर जब इसको फिर वापस हटाएंगे तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ चुका होगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो बेसिकली काम करता है वो है शेयरिंग ऑफ चार्जेस। कौन सा कॉन्सेप्ट काम करता है, शेयरिंग ऑफ चार्जेस। शेयरिंग ऑफ चार्जेस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करते हैं बॉडी, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी पे। शेयरिंग ऑफ चार्जेस के बारे में आप इन डेप्थ अभी और आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लास्ट पार्ट में पढ़ोगे, ठीक है। इसमें रिक्वायरमेंट क्या होता है कि आपको दो बॉडी को कांटेक्ट में एक बार लाना पड़ता है, ठीक है। इसमें रबिंग का जरूरत नहीं होता है, बस आप कांटेक्ट में लाओगे तो शेयरिंग ऑफ चार्जेस हो जाएगा। एक चीज यहाँ ध्यान रखना है कि अगर जैसे अभी हमने क्या बोला कि चार्ज कंजर्व होता है, अगर मान लेते हैं ये आइसोलेटेड सिस्टम है हमारा, तो यहाँ पर जितना नेट इलेक्ट्रॉन, जितना नेट चार्ज होगा, फाइनली भी उतना ही चार्ज होगा इस आइसोलेटेड सिस्टम पे। इस चीज का ध्यान रखना, कभी भी शेयरिंग ऑफ चार्जेस होगा। मान लेते हैं अगर यहाँ -3 कूलम चार्ज था, इस पे ज्यादा चार्ज होगा, इस पे तो कोई चार्ज था नहीं, तो यहाँ पर भी पूरे सिस्टम को मिलाकर, इन दोनों के चार्जेस को मिलाकर -3 कूलम चार्ज ही होना चाहिए, ठीक है। मतलब इसका चार्जेस कुछ लॉस कर चुका होगा जो इस पे इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में आ गया है, ठीक है। तीसरा देखते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है, मान लेते हैं कि ये कोई हमारे पास निगेटिवली चार्ज बॉडी है, ठीक है, और ये हमारे पास न्यूट्रल कोई बॉडी है। आगे इसमें हमें कांटेक्ट, बिना कांटेक्ट में लाए भी हम इसमें चार्ज कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी दो बॉडी को। अब मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स जो है, अब ये जब इसे पास लाएंगे तो यहाँ पे इसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। कोई भी न्यूट्रल बॉडी होने का क्या मतलब है कि उसके अंदर बराबर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में। तो जैसे ये पास में लाएंगे तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें पे क्या होगा, रिपल्शन फोर्स लगेगा, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि सेम चार्जेस रिपेल इच अदर, तो ये क्या करेंगे, इससे दूर जाने की टेंडेंसी रखेंगे। जितना भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे इधर, वो इससे दूर जाकर इधर इस जगह पर कलेक्ट होने लगेंगे, ठीक है। तो जैसे ये इसे सामने आया तो सारे इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन फील हुआ, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स किधर शिफ्ट होगा, इस तरफ शिफ्ट हो गए, इस स्फीयर के। तो अगर यहाँ से सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो गए तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। तो इस तरीके से हम इस पे भी चार्ज इंड्यूस कर लिए, ठीक है। अगर इसको आप आगे फर्दर चार्ज करना चाहते हो तो इस पे इसका अर्थिंग कर देंगे अगर, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा, ये पूरा बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें मेन पॉइंट क्या है कि इसमें एक्चुअल कॉन्टैक्ट कोई भी नीडेड नहीं होता है, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिकली चार्जेस का कॉन्सेप्ट।
चार्जिंग कैसे करते हैं, ठीक है, उस चीज का। अब हमारा जो आज का मेजर टॉपिक है जिसे मेजरली सवाल पूछे जाते हैं वो है हमारा टॉपिक कूलम्स लॉ, ठीक है। तो हमारे एक साइंटिस्ट थे, फ्रेंच फिजिसिस्ट थे, चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम सर, ठीक है। उन्होंने इस कूलम्स लॉ को दिया, ठीक है। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे, दो चार्जेस को लिया, मान लेते हैं चार्ज Q1 है यहाँ पे, और किसी r डिस्टेंस पर एक और चार्ज रख दिया हमने Q2। उन्होंने क्या किया कि कभी चार्ज को बढ़ाया, घटा कर देखा, चार्ज 1 को 2 कूलम कर दिया या फिर इसको हाफ कर दिया, या कभी डिस्टेंस को बढ़ा कर देखा। तो उन्होंने नोटिस किया दो चीज। इनका स्टेटमेंट क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू लॉ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। मतलब कि जो फोर्स है जो आ रहा है उनके एक्सपेरिमेंट से, वो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस जो Q1 Q2 है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, उनके डिस्टेंस के, उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, r है, तो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर में आ रहा है, ठीक है। तो उन्होंने ये नोटिस किया उन अपने एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। इसी को इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। ये टर्म ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं पर इनवर्स स्क्वायर लॉ यूज किया जाता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ मतलब कि स्क्वायर जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है कि हम इसका जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो एक हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकलता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, या कूलम्स कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो हमारे पास फोर्स का जो मैग्नीट्यूड निकल कर आता है, किसी भी दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे k का वैल्यू क्या हो जाता है, आगे देखते हैं, फोर्स इक्वल टू क्या हो जाता है, k Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है, ठीक है। जहाँ पे k का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू Q1, सॉरी, k का वैल्यू क्या होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू था 9 इंटू 10⁹, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, ठीक है। ये होता है k का वैल्यू। k का वैल्यू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 इंटू 10⁹। ये वैल्यू याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इसको काफी बार काम में आएगा। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये है परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या होता है कि किसी भी मीडियम में वो, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो भी ध्यान रखना है, 8.85 इंटू 10⁻12, ठीक है। इसका यूनिट क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा, ठीक है, न्यूटन इनवर्स हो जाएगा -2, ठीक है। ये इसका वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट का 8.85 इंटू 10⁻12। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम होता है, मतलब जब हवा में हमारा होगा तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना है। अब कुछ पॉइंट्स यहाँ में ध्यान में रखने हैं कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग के लिए, ठीक है, कि जो कूलम्स लॉ होता है वो हमेशा किसी भी दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगता है, ठीक है। ये किसके लिए एप्लीकेबल है, दो पॉइंट चार्जेस की जब हम बात करेंगे तो उस चीज के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। इट फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन दैट इज फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ पॉइंट चार्ज इज इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। मान लेते हैं अगर हमारे पास कोई दो पॉइंट चार्जेस है, ये पॉइंट चार्ज Q1 है, ये पॉइंट चार्ज Q2 है, ठीक है। तो इसके बीच में जो फोर्स लगेगा, या डिस्टेंस है, तो इसके बीच में जो फोर्स लगेगा वो हमेशा कैसे लगेगा, इक्वल एंड ऑपोजिट। इसके ऊपर इस तरीके से लग रहा होगा, इसके ऊपर इस तरीके, बट डायरेक्शन अलग होगा, पर फोर्सेस हमेशा इक्वल लगेंगे और ऑपोजिट लगेंगे, ठीक है। देखो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है और दोनों F होगा, और F का अभी मैग्नीट्यूड हमने पढ़ लिया है, कितना होता है k Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, ठीक है। फोर्स जो एक्ट करता है हमेशा लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, जो ये लाइन ज्वाइन कर रहा है इसको, ये उसी के एक्ट, उसी के डायरेक्शन में हमेशा एक्ट करेगा, जो भी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में आपने वर्क और एनर्जी में पढ़ा है। ये चार्ज कंजर्व, ये मतलब कि एनर्जी कंजर्वेशन के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है।
ये पाथ इंडिपेंडेंट है। मतलब कंजर्वेटिव फोर्सेस का प्रॉपर्टी होता है कि वो क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सा पॉइंट्स है, इसको आप लिख लीजिएगा एक बार, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। अब एक बेसिक सा एग्जांपल देखते हैं, इसको जल्दी से करते हैं। क्या दिया हुआ है हमारे पास, एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, ठीक है। Q1 दिया हुआ है 9 कूलम, 9 माइक्रो कूलम, और Q2 दिया हुआ है 4 माइक्रो कूलम, ठीक है। आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r, कितना है 12 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार फिर से बोलेंगे सबको, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो सारा वैल्यूज दिया हुआ है, कुछ नहीं बस वैल्यू पुट करेंगे और आंसर लाएंगे। Q1 का वैल्यू क्या है 9, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इसका यूनिट्स का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे क्या है माइक्रो कूलम में, ठीक है। तो 10⁻⁻6 माइक्रो कूलम इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो कूलम। आर स्क्वायर क्या 144, 12 इंटू 12 आर स्क्वायर, और 10⁻⁻4 होगा, जो ये क्या है ये सेंटीमीटर में, तो इसको स्टैंडर्ड यूनिट में करेंगे मीटर में, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ये +6 यहाँ, तो ये निकल कर आएगा आपका आंसर यहाँ से आंसर आएगा आपके पास 22.5 न्यूटन, ठीक है। आसान सा सवाल था, समझ में आया सबको, कुछ नहीं है, बस वैल्यूज को हम पुट कर दिए उसके फोर्स के फॉर्मूले पे, ठीक है। अब बात करते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा, परमिटिविटी ऑफ वेपर पढ़ा था, उसके बारे में देखा कि हमने फोर्स जब वैक्यूम में रखते हैं या फिर एयर में रखते हैं तो क्या फोर्स लगता है। कभी कभी क्या होगा, हमसे सवाल पूछा जाता है कि हम किसी मीडियम में अगर रखें, किसी मीडियम का अगर बात करें तब उसमें फोर्सेस हमारा क्या लगेगा, ठीक है। तो ये चीज पढ़ेंगे अब हम। तो उसमें क्या होता है कि अब हम जो फॉर्मूला था हमारे पास, फॉर्मूला क्या था फोर्स का, हमारे पास फोर का फॉर्मूला निकल कर आता है 1/4πε। एक्चुअल में जो फॉर्मूला होता है ना उसमें एप्सिलॉन नॉट नहीं एप्सिलॉन होता है, ठीक है। वहां पर लेकिन क्या हो जाता है कि एप्सिलॉन की वैल्यू जो होती है, अब हम क्या लेंगे यहाँ पे, वो लेंगे हम, अभी तक क्या पढ़ा हमने, ये फॉर्मूला देखा था, ठीक है। अब हम क्या यूज करेंगे, ये होता है एप्सिलॉन आर, ठीक है। इट मेजर्स अब परमिटिविटी ऑफ मीडियम हमें दिया रहेगा या फिर हमसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या होता है, ये किसी भी पार्टिकल का वो कितना इजीली पोलराइज हो सकता है, ये उस बारे में बात करता है, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ मीडियम हमें क्या बताता है कि कोई भी अगर किसी भी बॉडी को अगर हम किसी मीडियम में डाल दिए तो कितना इजीली पोलराइज हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा फॉर्मूला कि 1/4π, अब हम एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या यूज करेंगे, एप्सिलॉन यूज करेंगे, ठीक है। एप्सिलॉन क्या होता है, इट्स परमिटिविटी ऑफ दैट, ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। उसको क्या करेंगे, एप्सिलॉन जो हमारा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस था उसको किससे, रिलेटिव परमिटिविटी से बस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हमारे उस फॉर्मूला में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होगा, एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आर आ जाएगा, ठीक है। और हमारा फॉर्मूला ये बन जाएगा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एफ डेस का बात करें तो हम क्या करेंगे, बस उसको एप्सिलॉन आर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, रिलेटिव परमिटिव से अगर हम उसको डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास फोर्स इन अ मीडियम निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं करना है, बस आपको अपना जो नॉर्मल फोर्स हम पहले निकाल रहे थे कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर से, उसमें क्या करेंगे, बस एप्सिलॉन आर से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमें फोर्स इन अ मीडियम मिल जाएगा, ठीक है। अब एक सवाल है, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। काफी अच्छा सवाल है, इसको एक बार आप लोग रीड कीजिए और उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। ये मीडियम के बारे में आपको काफी अच्छा कूलम्स लॉ का कॉन्सेप्ट बताएगा, ठीक है। देखते हैं, यहां पर दो केसेस बन रहा है। सवाल क्या बोल रहा है कि टू आइडेंटिकल चार्जेस पेयर सस्पेंडेड स्ट्रिंग से लटकाए हुआ है दो चार्जेस को जो कि 30 डिग्री एंगल बना रहे हैं, और उसको क्या करते हैं कि सस्पेंडेड लिक्विड का एक डेंसिटी दे दिया है आपको, मटेरियल का भी डेंसिटी मिल गया, तो आपको पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब कि रिलेटिव परमिटिविटी जो होगा इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, वो कितना होगा, ठीक है। वो आपसे पूछा गया, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ठीक है। सवाल को देखते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि दो मेटेलिक स्फीयर है, उन दोनों को इस तरीके से
सस्पेंड किया गया, पहले पेज में क्या है, ये एयर है, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पर 15 डिग्री, ये 30 डिग्री पर पूरा सस्पेंडेड है, तो ये इक्वल है, दोनों आइडेंटिकल है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ होगा। अब इसका अगर हम फोर्स बैलेंस करें, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये दोनों चार्जेस है, क्यू चार्ज क्यू चार्ज, ठीक है, आइडेंटिकल चार्ज, दोनों पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। किसी एक का अगर एफबीडी बना तो इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील होगा, ठीक है। इस तरफ काम करेगा हमारा टेंशन, और नीचे की तरफ क्या आएगा, mg, ये इसका एफबीडी होगा। तो अगर हम इसमें इक्वेशन लिखने का कोशिश करें, तो ये अगर 15 डिग्री, ये इसको कोई थीटा मान लेते हैं अभी, ठीक है, थीटा मान लेते हैं, तो हम क्या लिखेंगे इक्वेशन, t साइन थीटा, t साइन थीटा किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, ये होगा इक्वेशन 1। और t cos थीटा किसके बराबर होगा, t का cos कंपोनेंट किसके बराबर होगा, mg के, ये इक्वेशन 2। तो इक्वेशन और 1 और 2 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है, यहां से हमारे पास tan ऑफ थीटा कितना बराबर बनता है, Fe बाई mg, ठीक है। अब हमारा केस 2 देखते हैं। केस 2 क्या बोल रहा है, अब हम सेम उसी पूरे सिस्टम को हम क्या कर दिए, अब एक मीडियम में डाल दिए, और मीडियम में डाल दिए तो हमारे पास कंडीशन क्या आ रहा है कि अभी भी हमारा एंगल चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, ये अभी भी थीटा के बराबर ही है। थीटा कितना हमने ले रखा है, 15 डिग्री, ठीक है। अब हम यहाँ पे इक्वेशन लिखें तो क्या होगा, इसी पर इक्वेशन लिखते हैं, इधर की ओर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ रहा होगा, लेकिन एफ डैश, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक तो फोर्स तो चेंज हुआ है, क्योंकि अब इसमें परमिटिविटी ऑफ मीडियम भी आ गया, तो उसमें किसको किससे डिवाइड करते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम से। इधर लग रहा होगा टेंशन, इधर लग रहा होगा mg। अब हमने लेकिन एक मीडियम किसी लिक्विड में डाल रखा है, तो क्या ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर एक बायंट फोर्स भी काम करेगा, ठीक है। आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कि लिक्विड जब भी किसी वाटर में डालते हैं, किसी लिक्विड में डालते हैं किसी मटेरियल को, तो उसके ऑपोजिट में एक फोर्स लगता है, ठीक है, उसको बोलते हैं बायंट फोर्स। तो अभी अगर यहाँ पर अगर हम इक्वेशन लिखें तो हम क्या लिखेंगे, ठीक है, पहला इक्वेशन लिखते हैं टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई डैश, टी का साइन कंपोनेंट किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, और टी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, mg माइनस बायंट फोर्स, ठीक है। ये इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 4, ये इक्वेशन समझ में आया। टी का कॉस कंपोनेंट ले लेंगे तो किसके बराबर होगा, mg माइनस बायंट फोर्स, ठीक है। यहाँ पर फिर से अगर हम इन दोनों का रेशियो लें, tan थीटा तो बराबर होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है कि हमारा थीटा चेंज नहीं हो रहा, तो tan थीटा क्या होगा, एफ ई डैश बाई mg माइनस बायंट फोर्स, ठीक है। अब अगर हम आगे देखें तो ये इक्वेशन जो है, इक्वेशन नंबर 4 बोल लें अगर इसको, और इसको इक्वेशन नंबर 5 बोल लें, तो इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 से फ्रॉम, इसको 5 बोल लूं, एक्चुअली ये इक्वेशन नंबर 5 है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 और ये इक्वेशन नंबर 6। तो फ्रॉम 5 एंड 6 हम इन दोनों इक्वेशंस को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों का थीटा सेम है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एफ ई इज इक्वल बाई एम जी इज इक्वल टू एफ ई डैश, एफ ई डैश कितना होगा, एफ ई बाई एप्सिलॉन आर, ठीक है, क्योंकि किसी भी मीडियम में जब हम फोर्स निकालते हैं तो क्या करते हैं कि उसके रिलेटिव परमिटिविटी से डिवाइड कर देते हैं। तो एफ ई बाई एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एम जी माइनस बायंट फोर्स, ठीक है। तो यहाँ से एफ ई कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, 1 बाई एम जी इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर, जो कि हमें निकालना रिलेटिव परमिटिविटी, एम जी माइनस, अब बायंट फोर्स क्या होता है, रो वी जी, रो मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड मास ऑफ स्फीयर बाई, इसको डिवाइड कर देंगे अगर हम यहाँ पे लिखेंगे रो वी जी, ठीक है, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू जी। तो यहाँ से एम जी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू आएगा वो 1 बाई
1 माइनस 1/2, क्योंकि क्या है डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना दे रखा है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड दे रखा है 0.8 और डेंसिटी ऑफ सॉलिड है 1.6, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू आएगा वो 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। एक बार फिर से गो थ्रू करते हैं, ठीक है। तो हमने इस सवाल में क्या किया कि पहले एयर में इक्वेशन को लिखा, ठीक है, उन दोनों को इक्वेट किया और डिफाइड किया, तो क्या निकला हमारे पास tan थीटा इक्वल टू Fe/mg। उसके बाद क्या किया हमने, वो वेपर में ये मीडियम में डाल दिया पूरे सिस्टम को, तब भी थीटा क्या था हमारे पास कांस्टेंट था। थीटा का एक्चुअली काम आया नहीं यहाँ पर, क्योंकि थीटा हमेशा क्या था, सेम था, तो उन दोनों एक दूसरे से कैंसल आउट हो गया, ठीक है। और उसके बाद जब हमने इक्वेट कर दिया उन दोनों को, तो हमारे पास वैल्यू निकल कर क्या है, एप्सिलॉन r इक्वल टू 2, ठीक है। अब देखते हैं, मान लेते हैं आप कूलम्स लॉ को अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना हुआ तो किस तरीके से लिखेंगे, एक बार ये देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पर, ये हुआ चार्ज Q1 दे रखा है, यहाँ चार्ज Q2 दे रखा है, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। ये क्या होगा, ये R1 वेक्टर होगा, पोजीशन ऑफ ये Q1 वेक्टर, और ये होगा R2 वेक्टर, ठीक है। इस पे मान लेते हैं अगर हम इस पे एनालाइज करें तो ये क्या होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं फोर्स का डायरेक्शन, और इस पे ये कितना फोर्स लग रहा हो, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इसको क्या पढ़ेंगे, F12 क्या पढ़ेंगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इस पे जो फोर्स लग रहा है इसके वजह से। अगर हम इसका निकालने का बात करें, इसको अगर हम कैसे निकाल सकते हो, तो ये क्या होगा, ये R वेक्टर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है। तो एक बार डिफाइन करते हैं, R21 क्या होगा, पोजीशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। R21 ये है, मतलब R2 माइनस R1 उसको बोल सकते हैं। ये F21 क्या हम डिफाइन कर रहे हैं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। और ये क्या है, R कैप, ये यूनिट वेक्टर अलोंग R21, ठीक है। तो हम फोर्स को कैसे लिखेंगे वेक्टोरियल फॉर्म में, फोर्स वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे हम, मैग्नीट्यूड क्या होता है, K Q1 Q2 बाई, अगर इसमें हम लिखे फोर्स किस पे डिफाइन कर रहे हैं, 2 1 पे, ये हो जाएगा रेडियस और इसका स्क्वायर, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, ये क्या हो गया मैग्नीट्यूड। अब हमें डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं, हम यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं, वेक्टर एंड वेक्टर अलजेब्रा में जब हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में। तो क्या होता है कि अगर किसी भी क्वांटिटी का अगर डायरेक्शन डिफाइन करना है तो हम उसके अलोंग क्या कर डिफाइन कर देंगे, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आर कैप, ठीक है। तो हम क्या इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आर कैप, किस डायरेक्शन में, ये भी R21 के डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ R, ठीक है। तो इसको जब आगे लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, K Q1 Q2 बाई, यूनिट वेक्टर कैसे खुलता है, ठीक है, और ये हो जाएगा Q। ये आपका किसी भी वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला है, ठीक है। ये डायरेक्शन बताएगा आपको, ये डायरेक्शन के लिए ये मैग्नीट्यूड होगा कि, तो किसी भी मैग्नीट्यूड को उसका डायरेक्शन डिफाइन कर देते हैं तो क्या होगा, उसका पूरा वेक्टर फॉर्म निकल कर आ जाएगा, जो कि होगा K Q1 Q2 बाई R क्यूब होगा। यहाँ पे R क्यूब इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका एक मैग्नीट्यूड जो नीचे मल्टीप्लाई होता है, यूनिट वेक्टर को कैसे लिखते हैं, किसी भी अगर A वेक्टर एक यूनिट वेक्टर को लिखे तो किस तरीके से लिखते हैं, A वेक्टर बाई उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये आपका किसी भी यूनिट वेक्टर, अगर हम वेक्टर फॉर्म में अगर किसी फोर्स का बात करें अगर कूलम्ब्स लॉ में, तो ये उसका फॉर्मूला निकल कर आता है, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। आप इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा और आपसे अब मैक्सिमम क्वेश्चंस आप कर पाओगे इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। थैंक यू।